चैप्टर नंबर 12 ध्वनि या साउंड। बच्चों, जनरली हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ध्वनि होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या करती है, हमारे श्रवण इंद्रियों को प्रभावित करती है। तो ध्वनि जो होती है वो कंपन करने वाली वस्तुओं से उत्पन्न होती है, जैसे कि हम साइकिल की घंटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और या किसी भी मेटल से बनी हुई वस्तु पर यदि हम हथौड़ा मारें तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पर कंपन होने लगता है। तो इसी तरह से जो ध्वनि होती है वो वायु में संचरण करती है और हमारे कानों तक पहुँचती है। ठीक है, तो जो ध्वनि होती है वो विक्षोभ तरंगों के रूप में वायु में फैलती है और फैल करके हमारे कानों तक पहुँच जाती है। और उसके बाद क्या होता है, कान के पर्दों में भी स्पंदन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होने लगता है। या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम देखेंगे तो इसी चीज़ को हम वहाँ पर भी एक्सपीरियंस करेंगे कि उसमें क्या होता है, कंपन होता है, और वो कंपन क्या है, स्पंदन के रूप में वायु में फैल करके हमारे कानों तक पहुँचता है। तो बच्चों, किसी भी ध्वनि स्रोत से जिससे कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उससे जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसमें दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जिन तरंगों की या जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 पर सेकेंड से लेकर के 20,000 पर सेकेंड के बीच में होती है, उन्हें हम अपने कानों से सुन सकते हैं। उन्हें ही हम ध्वनि या साउंड कहते हैं। और जिन वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है इस लिमिट से कम या इस लिमिट से बहुत ज़्यादा होती है, जिन्हें हम अपने कानों से नहीं सुन सकते, या कह सकते हैं कि हमारे कानों में उनकी अनुभूति नहीं होती, उन्हें हम ध्वनि या साउंड नहीं कह सकते। तो ध्वनि हम उसी तरंग को कहते हैं जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे बच्चों, ध्वनि का संचरण या फिर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो ध्वनि जो होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी पदार्थिक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्मली जो हम आवाज़ें सुनते हैं जिन्हें हम ध्वनि कह सकते हैं, वो हमारे कानों तक जो पहुंचती हैं वो वायु माध्यम से होकर के पहुंचती हैं। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, ये ठोस माध्यम में होकर के पहुंच रही है ध्वनि। और ऐसे ही जब गोताखोर जो होता है पानी के अंदर, वहाँ पर भी वो ध्वनि को सुन सकता है। तो इसका मतलब है कि द्रव माध्यम में भी ध्वनि का संचरण होता है। बच्चों, जो गैस मीडियम है वहाँ पर जो ध्वनि का संचरण होता है वहाँ पर केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही होता है, जबकि सॉलिड्स में और लिक्विड्स में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से ध्वनि ऊर्जा का संचरण होता है, और ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। तो बच्चों, कंपन करने वाली जो वस्तुएं होती हैं वहीं से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं, और जब किसी ध्वनि स्रोत को कंपित कराते हैं तो वायु में एक हलचल या कह सकते हैं विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जो एक निश्चित वेग से आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे माध्यम के कण अपनी सामान्य स्थिति के इधर उधर कंपन करने लगते हैं और विक्षोभ को आगे के कणों को देते जाते हैं। इस तरह से जो विक्षोभ होता है वो आगे चलता चला जाता है और अंत में हमारे कानों तक ध्वनि या साउंड के रूप में पहुंचता है। बच्चों, अब हम समझेंगे ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर के आधार पर वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। बच्चों, साउंड वेव्स या फिर ध्वनि तरंगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर पर आती हैं श्रव्य तरंगे या फिर ऑडिबल वेव्स, जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि वो तरंगे जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। इन तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, यानी कि जो लोएस्ट होती है वो 20 हर्ट्ज और हाईएस्ट 20,000 हर्ट्ज। और इनको हम कहते हैं लिमिट्स ऑफ ऑडिबिलिटी या श्रव्यता की सीमाएं, जो कि निम्नतम 20 और उच्चतम जो है वो 20,000 हर्ट्ज। तो जो लोएस्ट है 20 हर्ट्ज है, तो उससे कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं वो हमारे जो कान का पर्दा होता है उसको संवेदित नहीं कर पाती, यानी कि वहाँ पर कोई भी संवेदना हमारे कानों को नहीं होती है। और अगर हाईएस्ट की बात करें, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की बात करें, तो इन तरंगों की आवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि जो कान का पर्दा होता है वो इतनी तेज़ी से कंपन नहीं कर सकता। इसीलिए हमें 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो है वो सुनाई नहीं देती। तो इसके अंदर आती हैं जैसे मनुष्य और जानवरों की आवाज़ें या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आने वाली आवाज़ें एट्सेट्रा।
सेकंड नंबर पर आता है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स। तो जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स या अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्यों के कान बच्चों इन तरंगों के लिए संवेदनशील नहीं होते। जैसे अर्थक्वेक के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे, यानी कि बहुत बड़े आकार के स्रोतों से जो उत्पन्न तरंगे होती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड नंबर पर आता है पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो बच्चों उन अनुदैर्ध्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। तो मनुष्यों के कान का जो पर्दा होता है वो इतनी तेजी से या इतनी शीघ्रता से कंपन नहीं कर पाता, जिस कारण ये तरंगे हमें सुनाई नहीं देती हैं। बच्चों जो बैट होती है चमगादड़, वो 1,00,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन सकती है और ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होने के कारण माध्यम में बहुत अधिक दूर तक चली जाती हैं। और इसी गुण के कारण इन वेव्स का यूज़ आजकल बहुत सारे फील्ड्स में किया जा रहा है। बच्चों यदि हम ध्वनि की चाल की बात करें तो ध्वनि जो होती है उसकी चाल तीनों माध्यमों में, यानी कि ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में अलग अलग होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल ठोस से कम लेकिन गैस से ज़्यादा होती है। और गैसीय माध्यम में जो ध्वनि है उसकी चाल सबसे कम होती है, यानी कि ठोस से गैस की तरफ चलें तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। लेकिन किसी भी माध्यम का यदि ताप बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। तो यही कारण है कि यदि हम किसी सोर्स से आने वाली साउंड को विंटर और समर सीजन में कंपेयर करें तो दोनों में उससे आने वाली जो ध्वनि है उसका समय अलग अलग होगा।